नमस्कार। आप देख रहे हैं बियॉन्ड हेडलाइंस। मित्रों, आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी एक नई विशेष श्रृंखला, बियॉन्ड हेडलाइंस ग्लोबल। बियॉन्ड हेडलाइंस ग्लोबल कनाडा से भारत और विश्व के बीच एक सार्थक संवाद। इस श्रृंखला में हम भारत और विश्व से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों, भू राजनीतिक, विदेश नीति और बदलती वैश्विक व्यवस्था को विशेषज्ञों के साथ समझने का प्रयास करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विद्याभूषण धर, और अपनी कर्मभूमि कनाडा से भारत सहित दुनिया भर से हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बियॉन्ड हेडलाइंस ग्लोबल का उद्देश्य केवल घटनाओं की जानकारी देना नहीं, अपितु उनके पीछे छिपे रणनीति, बदलते वैश्विक समीकरणों और भारत की भूमिका को गंभीर, तथ्य आधारित और सार्थक संवाद के माध्यम से समझना है। तो आइए इस नई यात्रा की शुरुआत करते हैं। मित्रों, आज दुनिया एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। एक तरफ अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा है, और दूसरी तरफ रूस, यूरोप, मध्य पूर्व और इंडो पैसिफिक क्षेत्रों में तेजी से बदलते शक्ति समीकरण है। इन सभी घटनाओं के बीच हमारा भारत और इसकी भूमिका भी लगातार बदल रही है। भारत आज केवल एक बड़े देश के रूप में नहीं, अपितु वैश्विक राजनीति और रणनीतिक निर्णयों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों को समझने और उनकी व्यापक विश्लेषण करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं मंजरी अग्रवाल जी। नमस्कार मंजरी जी। नमस्कार। मंजरी जी, प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले मैं अपने दर्शकों को आपका संक्षिप्त परिचय कराना चाहूंगा, आपकी इजाजत से। मंजरी जी अपने प्लेटफॉर्म न्यूज़ोलिक मंजरी के माध्यम से तथा विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों पर भारत, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, भू राजनीति, भारतीय राजनीति और समसामयिक विषयों पर नियमित रूप से अपने विचार और विश्लेषण प्रस्तुत करती हैं। मित्रों, इनकी चर्चा केवल घटनाओं तक सीमित नहीं रहती, अपितु वह घटनाओं के पीछे की रणनीतिक सोच, उनके कारणों और भारत सहित विश्व पर उनकी संभावित प्रभावों को समझने का प्रयास करती हैं। मंजरी जी, बियॉन्ड हेडलाइंस ग्लोबल में प्रथम एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत फिर पुनः करता हूं। मैं और पूरी बियॉन्ड हेडलाइंस की टीम आपका अभिनंदन करते हैं। आप हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मंजरी जी, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी तस्वीर से। आज दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है जिसे कई विशेषज्ञ नई वैश्विक शक्ति व्यवस्था यानी न्यू ग्लोबल ऑर्डर के रूप में देख रहा है। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, रूस यूक्रेन संघर्ष, यूरोप की बदलती भूमिका और मध्य पूर्व के तनावों के बीच में आपको वर्तमान विश्व व्यवस्था किस दिशा में जाती हुई दिखाई देती है? क्या हम वास्तव में एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं? और इसी बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत की भूमिका आप किस तरह से और किस रूप से उभर रही है? देखिए, ये जो वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, ये इसमें वर्ल्ड वर्सेस डीप स्टेट है फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि आपको लोग अलग-अलग भूमिकाओं में दिखेंगे, जिसमें अक्सर डोनाल्ड ट्रंप लोग उनको पागल और सनकी और इस तरह से कैटेगराइज करते हैं, पर उनकी भूमिका बहुत डेलिकेट है। और वो जिस तरीके से सबके साथ मिल करके डीप स्टेट को डिसमेंटल कर रहे हैं कि यार देखिए, 2-3 कारण हैं, मैं बताती हूँ। डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्शन लड़े थे, डीप स्टेट ने उनके ऊपर जानलेवा हमला कराया और बाद में भी कई बार होता रहा। तो अगर कोई ये समझे कि डोनाल्ड ट्रंप डीप स्टेट के साथ है, तो यहाँ पर ये बात खंडन हो जाती है। आपने सवाल किया भारत की भूमिका क्या है? भारत अग्रणीय है, सिरमौर है और इस समय विश्व गुरु के रूप में है। ग्लोबल साउथ का लीडर बनकर के भारत इतने फ्रंट्स खोल दे रहा है। देखिए, अगर एक राजा होगा, जैसे शतरंज का खेल खेलते हैं, आपने एक राजा को मारा और जी। आप खेल जीत गए। लेकिन अगर इस पूरी प्रक्रिया में 15 राजा हैं, तो आपने जब तक एक को निपटाया, दूसरे पे गए, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, तब तक पहला खड़ा हो गया, क्योंकि उसको खड़े होने का टाइम मिल गया। और इसीलिए इसको मल्टीपोलर बनाया जा रहा है किसी भी चीज का। जैसे आप छोटी सी एक चीज ले लीजिए, स्वेज कैनाल है, आपके यहाँ पनामा कनाल है, बीच में से जाने का एक ही रास्ता है ना, तो उस रास्ते को रोक दो तो ट्रैफिक रुक जाएगा। जी। पर इसकी बजाय हम पैरेलल बना ले पनामा कनाल के 8, एक
ट्रैफिक स्मूथली निकलेगा, दूसरा कभी भी जाम नहीं होगा, तीसरा इकोनॉमिक कंपटीशन के कारण फेयर कम पड़ेगा, चौथा अगर एक कैनाल बंद हो गई तो 7 और खुली। जी बस यही चीज है। किसी भी जगह भारत से कनाडा आप जा सकते हैं, प्लेन से भी जा सकते हैं, शिप पे से भी जा सकते हैं, और दोनों के लिए मल्टीपल ऑप्शन है। बहुत सारी शिपिंग लाइन्स है, बहुत सारी एयरलाइंस है। जी ओके, यही मल्टीपोलैरिटी वर्ल्ड में क्रिएट की जा रही है, ताकि अगर एक रास्ता बंद हो तो वैश्विक व्यापार चलता रहे। दूसरी चीज, किसी एक कोस पर संकट आने में वैश्विक संकट ना आए, दूसरे देश उसको कवर फायर दे सकें, उसको बचाने के लिए आ सकें, या दूसरे देश बीच में आकर के तब तक मुकाबला करें जब तक इस देश को संभलने का मौका ना मिले। तो कुछ शक्तियां ये अफ्रीकन आइलैंड पे होंगी, कुछ साउथ अमेरिकन में। अब जैसे क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप को डीप स्टेट का काम करना है। क्यों? आपका नवंबर में इलेक्शन है। जी अगर वो मिड टर्म इलेक्शन नहीं जीतते हैं तो आप ये सोचिए कि फिर सब बेकार हो जाएगा, कुछ भी स्टेबल नहीं रहेगा, जितना काम है सब वॉश ऑफ हो जाएगा। अब उस इलेक्शन को जीतने के लिए उन्हें डीप स्टेट के कहने पर वेनेजुएला से मादुरो को उठाना पड़ा। कोई भी उस समय बचाने के लिए नहीं आया। और अगर सोचिए कि वो मादुरो को बहुत समय से वो उस देश को घेर रहे थे, ब्राजील आ जाता बीच में, ठीक है? जी तो क्या वो उठा सकते थे? नहीं। इसी कवर को क्रिएट किया जा रहा है। वर्ल्ड-1 मतलब डेमोक्रेसी के नाम पे, डेमोक्रेसी का जैसा चेहरा बनाया हुआ है, उसके नाम पे रिजाइम चेंज सबने सुना है। जी जी ठीक है? तो वो रिजाइम चेंजेस ना किए जा सकें, और 5 साल के बाद अगर सरकार बदल जाती है तो सबसे बुरी, आप अमेरिका में इस चीज को देख चुके हैं, आप कनाडा में इस चीज को देख रहे हैं। जब तक ट्रूडो थे एंटी इंडिया कैंपेन चल रहा था, कार्ने आने के बाद प्रो इंडिया कैंपेन है। जी अब आपकी इकोनॉमी वापस से राइज कर रही है, तो ट्रूडो की बेवकूफियों को कार्ने ने संभाल लिया। बट अगर कार्ने को 5 साल बाद आप बदल देंगे तो क्या होगा? भाई वापस कनाडा विल कम बैक टू बैक स्क्वायर टू वन। जीरो। ठीक है? जो इस समय इंग्लैंड में हो रहा है, फिर से उनके कियर स्टारमर बदल गए। इंग्लैंड का कोई भी प्राइम मिनिस्टर 5 साल नहीं चल पा रहा, 4 साल नहीं चल पा रहा। पाकिस्तान जैसा फ्रांस हाल हो का रहा है। कोई फ्रांस का कोई भी प्राइम मिनिस्टर 4 साल नहीं पूरे कर पा रहा, 2 साल में मैक्सिमम 1.5 साल। ठीक है? तो ये डेमोक्रेसी का जो फॉर्म है, जिसमें नंबर्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन द नेशन, वो अगर नहीं बदला गया तो कोई भी देश किसी भी तरह के आक्रमण को सस्टेन नहीं कर सकता। आपकी मर्जी की नहीं है तो आपने सरकार बदलवा दी, लड़ने की भी जरूरत नहीं है, कुछ पैसे फेंको, सरकार बदल गई, और उसके बाद फिर वहां पे ऐसी नीतियां बनाओ कि ब्याज सहित और वहां के संसाधन सहित वो पैसा आपके पास वापस आ जाए। इट्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। जी ठीक है? तो वही चीज बदलने की अभी कोशिश की जा रही है, और इसके प्रणेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, जो भारत के इस समय प्रधानमंत्री हैं। और अभी जो भारत में चल रहा है वो उनको हटाने का ऐसा प्रयास है कि अगर आप कहें कि एक सुई चुभा करके मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, दैट इज द थिंग। हम्म दे आर ट्राइंग टू prick the thing and get their work done, which is not happening. दैट्स राइट। जी। तो मंजिल जी अब बात करते हैं भारत की वैश्विक भूमिका की। हमारा भारत आज दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और रणनीतिक शक्तियों में गिना जा रहा है। आपके अनुसार क्या भारत अभी केवल एक इमर्जिंग पावर है, या अब एक ऐसी निर्णायक शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ चुका है जो आने वाले समय में वैश्विक फैसलों को प्रभावित कर सके? भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी युवा शक्ति, उसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था, तकनीकी क्षमता, या कूटनीतिक संतुलन? और इसके साथ ही भारत के सामने सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती क्या है आपके हिसाब से? ऑल ऑफ द अबव कहूंगी तो चलेगा, क्योंकि कोई एक चीज दूसरे के बिना पूरी नहीं होती। ठीक है? अब जैसे आपने ही देखा कि भारत को आइसोलेट करने की बहुत कोशिश की गई, पर भारत अभी वैश्विक ऐसे प्लेटफॉर्म पे है कि जब यूरोप से हम डील करते हैं तो वो मदर ऑफ ऑल डील कहते हैं, है ना? हम्म
और कोई भी देश अभी जैसे हमारी एक ट्रेड डील चल रही है इनके साथ, डोनाल्ड ट्रम्प के साथ, अमेरिका के साथ, तो उस ट्रेड डील का वो सांस रोक करके इंतजार कर रहे हैं कि वो फाइनल हो जाए। ऐसे ही जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा था ब्रिटेन के साथ, वो भी पूरी कोशिश में थे कि भारत इसको फाइनलाइज कर दे। तो हाँ, हम निर्णायक भूमिका में हैं। हम विश्व की, वो कहते हैं, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पॉजिटिवली ग्रोइंग तो हम ही है ना। अमेरिका की अर्थव्यवस्था सबको मालूम है डिक्लाइनिंग है। चाइना डिक्लाइन कर चुका है, सही नंबर किसी के पास नहीं है। अगर सरकारों के पास होंगे तो होंगे, हमारे आपके जैसे कॉमनर्स के पास नहीं है। तो हम अकेली ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके साथ डीप स्टेट भी डील करना चाहता है, क्योंकि उसको अपने पैसे के ऊपर रिटर्न चाहिए। ये बहुत जरूरी है। तो अर्थव्यवस्था हमारी एक है, तो अर्थव्यवस्था को हमारी पॉपुलेशन ने बनाया। पॉपुलेशन स्किल्ड है, युवा है, मेहनती है, टेक्नोलॉजिकली साउंड है, और उसके बाद फिर हमें आगे तक मेहनत करने की क्षमता है। हमारी राजनीति स्थिर है और कूटनीति ऐसी है कि आपके कनाडा में ही मोदी जी और एस जयशंकर के सुपारी वाले पोस्टर्स बसेस पे लगे हुए थे। तो ये हमारी ताकत है कि कनाडा के लोग भी अपने सर्वाइवल के लिए ये सोच रहे थे कि एस जयशंकर जी और मोदी जी को नुकसान पहुंचाया जा सके। तो दैट इज द पावर, क्योंकि डीप स्टेट की ये थ्योरी, अगर वो किसी को जीत नहीं सकते तो उसे एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो भारत हर जगह केवल अकेली पॉजिटिवली बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। अगेन इसमें जो 6.7, 7.8 और इस तरह के नंबर दिए दिए जाते हैं, वो देख करके मुझे प्रॉब्लम होती है। क्यों? हमने 2014 से लेकर अब तक 12 सालों में इंडस्ट्रीज खड़ी की है। पूरी डिफेंस इंडस्ट्री, ड्रोन इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, और उसके बाद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, और उसके बाद फिर यू नो अ थिंग हमने बनाया हुआ है। ठीक है। तो खाली 7.6 और 6.7% से अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, और 2014 में जो देश फ्रजाइल 5 में था, अब वो टॉप थर्ड परचेजिंग पावर में, तो मुझे लगता है कि हम अब नंबर 1 की ओर बढ़ रहे हैं। तो द थिंग इज कि हम इतना बड़ा एक टर्न मार चुके हैं 180 डिग्री का, और ये केवल 7% से हो गया है। नहीं, अब आप भारत का कोई भी प्रोडक्ट देखिए, हम एक अपनी जगह बना चुके हैं। पहले हमको चाइना +1 के कैटेगरी से देखते थे कि हाँ, चाइना में जो नहीं बना वो भारत बना लेगा, वगैरह वगैरह। लेकिन अब हम जिस रेट से बढ़ रहे हैं, वो हम चाइना को पीछे छोड़ चुके हैं। और ऑपरेशन सिंदूर का नाम मैं एक बार फिर लूंगी, कि जिसमें हमने ये बता दिया, हमारे ऑपोजिशन में कौन था? पाकिस्तान इटसेल्फ। चाइना अपने JF-17 सैटेलाइट और मिसाइल के साथ था। अमेरिका ने पूरा जो है पहलगांव की रेकी वगैरह करके दी थी, और वेपन प्रोवाइड किए थे। तुर्की से ड्रोन आए थे, अजरबैजान में ट्रेनिंग हुई थी, MI6 ने इंटेल दी थी। हमने 6 देशों का उनकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जिसमें अमेरिका और चाइना और ब्रिटेन, इनकी तो टेक वर्ल्ड फेमस है और डिफेंस टेक में ये फेमस है, उसको धता बताते हुए उससे अपनी सुपीरियोरिटी स्टैब्लिश की है। तो कोई ये सोचे कि हम अभी इमर्ज कर रहे हैं, नहीं, वी हैव ऑलरेडी अराइव्ड। एंड इस प्लेटफॉर्म पे हम अभी आगे जाएंगे। ये नहीं कि हमने ऑप सिंदूर में बेहतर परफॉर्म कर दिया तो दैट्स ओके, इट्स वो लैकडिसियल वाला नहीं है हमारा एटीट्यूड। हम क्या कर रहे हैं कि ठीक है, इसको कर दिया, ये हमारी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड जानता है, अब इसके आगे हम कुछ करेंगे, ताकि सरप्राइज इज अ एलिमेंट विच विंस द वॉर। तो अब हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप में ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, इनसे अभी किए हैं। तो वो पैसिफिक ओशन जिसको संभाल पाना भी अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है, हम सभी देशों को देखिए, अमेरिका ने क्या किया था, कहीं भी वो जाता है अपना आधिपत्य जमाता है, वो देश और उसके पड़ोसी देश गौण होते हैं, नगण्य होते हैं, दे आर लाइक मिनियंस। भारत जब कहीं जाता है तो हम एक बंधुत्व, ब्रदरहुड के साथ जाते हैं। अगर हम फिलीपींस जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी है, उनकी कम अच्छी है, हम उनको
एट पार लेकर के चलते हैं, जहां हमारी मदद लगेगी हम करेंगे, एंड वी विल ब्रिंग यू टू द लेवल वी आर। हम्म। ओके, तो अब इस तरह से अगर हम पैसिफिक ओशन को कंट्रोल करते हैं या उसके ऊपर इमर्ज करते हैं, तो इट इज विन विन फॉर ऑल, एंड दैट इज द पॉलिसी विच इज कीपिंग इंडिया गोइंग। जी। राइट। मंजरी जी, अब भारत की विदेश नीति पर आपके विचार जानना चाहेंगे। देखिए, भारत लंबे समय से अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और रणनीतिक स्वायत्तता, जिसे हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए कहते हैं, उसके लिए जाना जाता है। आज एक तरफ भारत अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत कर रहा है और दूसरी तरफ रूस के साथ अपने पुराने संबंध बनाए हुए है। क्या वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है? और साथ में ही क्वाड, इंडो पैसिफिक और ग्लोबल साउथ में भारत की बढ़ती भूमिका, आप इसको किस प्रकार देखती हैं? यस, ऑफ कोर्स, जब से हमने एस जयशंकर जी, सुषमा स्वराज जी, दो हमारे ऐसे विदेश मंत्री हैं जिनके अंतर्गत हमने जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है और जो अपनी विदेश नीति है, उसको बहुत अच्छे आयाम दिए। इंडो पैसिफिक और अभी पूरा इंडियन ओशन, इसके ऊपर हमारी पकड़ है, और हम मेडिटेरेनियन पे बना रहे हैं धीरे धीरे। इसके साथ साथ अटलांटिक ओशन के साउथ सदर्न पार्ट में, जो साउथ पोल के आसपास है, वहां होल थिंग इज दैट कि छोटे छोटे नेशन है। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, अर्जेंटीना का। फुटबॉल के लिए आप जानते हैं, फॉक आइलैंड के लिए भी याद करिए। जी। फॉक आइलैंड अर्जेंटीना के पास एक ऐसा आइलैंड है जो साउथ पोल के पास है। ब्रिटेन कहाँ है? नॉर्थ पोल के पास। फॉक आइलैंड के ऊपर ब्रिटेन आज भी अपना दावा शुरू करता है, जबकि नो मैटर व्हाट, फॉक आइलैंड जो है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, फॉक आइलैंड अर्जेंटीना का इंटीग्रल पार्ट है। जस्ट ज्योग्राफी इसे सिंपली समझा देती है। हम्म। भारत ऐसे में अर्जेंटीना के क्लेम को सपोर्ट करता है। ओके, हम्म। मतलब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारी अर्जेंटीना के अर्जेंटीना साथ। के साथ है। तो जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हर एक को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि हमने बताया, कंट्रीज आफ्टर कंट्रीज भारत को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे रही हैं, और ये इसलिए है कि कहीं ना कहीं हम उनके देशों की ऐसी सेवा कर रहे हैं जो स्वतंत्र रूप से वो नहीं कर पाते। जैसे भारत का एक आप इकोनॉमिक इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर आईएमएक ले लीजिए। इसको साबोताज करने के कितने प्रयास हो चुके हैं। जो इस समय ईरान और यूएस में भी युद्ध चल रहा है, वो कहीं ना कहीं इसी को इफेक्ट कर रहा है, जी। क्योंकि पूरे एरिया में युद्ध का सा माहौल रहेगा तो कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। दैट इज द होल थिंग। तो हम डीप स्टेट के निशाने पे हैं। उनको मालूम है एक इंडिया के टॉपल करते ही पूरा विश्व उनके हाथ में आ जाएगा। तो जो हमारी ये कह लीजिए डिफेंस इंटेलिजेंस है, और जो हमारी विदेश नीति है, बहुत अच्छे से इंटीग्रेटेड है, जिसका लाभ दुनिया के छोटे छोटे देश, केन्या, बुर्किना फासो, ऐसे जिनके नाम भी लोगों ने नहीं सुने होते, वो सारे देश उठा रहे हैं। जी। जी। मित्रों, यदि आपको हमारी ये चर्चा उपयोगी उपयोगी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें प्रेरणा देता है और हम ऐसी ही महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों के साथ संवाद जारी रखेंगे। और यदि आप पहली बार बियॉन्ड हेडलाइन से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मंजर जी, अब बात करते हैं चीन की। भारत और चीन दोनों एशिया की सबसे बड़ी शक्तियां हैं, लेकिन दोनों देशों में सीमा विवाद, आर्थिक प्रतिस्पर्धा और रणनीतिक चुनौतियां भी मौजूद हैं। आपके अनुसार आने वाले दशक में भारत के सामने चीन की चुनौती किस रूप से सबसे अधिक दिखाई दे रही है? क्या ये चुनौती केवल सैन्य क्षेत्र तक सीमित रहेगी, या आर्थिक प्रतिस्पर्धा, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा? अगर मैं कहूँ भारत के लिए चीन अब चुनौती नहीं है, तो सबको बहुत आश्चर्य होगा। जी, मुझे भी। हाँ जी। क्वाड जब हम कर रहे हैं, तो हमने कहा पानी में इंडो पैसिफिक एरिया, जिसे वो साउथ चाइना सी कहते हैं, उसमें चीन को ही टक्कर दी है। चीन अब ताइवान के ऊपर सीज लगाता है और सीज हटाता है। वो वहां पर टिक करके एक हफ्ते भी नहीं रह सकता है। हमने सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी। उसके बाद वियतनाम का एक सी पोर्ट है दानांग, वो हम डेवलप कर रहे हैं, जिससे हमारी आ, साबांग है, दानांग है। हम बहुत जगह चीन को इस तरह की दबिश दबिश दे रहे हैं कि
इंडियन ओशन उसको क्या करना है, साउथ चाइना सी से निकल करके इंडियन ओशन में आना है। जैसे ही हिंद महासागर में नहीं आएगा तो उसका व्यापार रुक जाएगा। तो अब हमने क्या किया कि इंडोनेशिया के पास उसको होल्ड करने की कोशिश की है। मलक्का से निकलोगे तो ग्रेट निकोबार आइलैंड पे है, सबांग इंडोनेशिया की टिप पे है, और उसके बाद हमने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सबसे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कर ली कि जैसे ही आप इंडो पैसिफिक में आएंगे इंडोनेशिया के, या तो आपको अ, ऑस्ट्रेलिया की ओर टर्न लेना होगा या इंडियन ओशन की तरफ। जी दोनों ही जगह हम आपको कंटेन कर सकते हैं। तो आपने व्यापार कंटेन कर लिया, आपने काफी हद तक उस देश की इकोनॉमी कंटेन की, और इकोनॉमी खराब होगी तो बोरिंग आप सोच नहीं सकते, जी फिर लड़ना आप भूल जाइए। चीन के पास जो एनर्जी सोर्सेस की कमी है, हम्म सबसे पहले हमने उनका कोयला ले लिया, फिर अभी उनके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर ईरान से और वेनेजुएला से यूएस ने सीज लगा दी। जी तीसरी चीज वो अपने रेयर अर्थ ले रहे थे म्यांमार से, उसका टाई अप अभी भारत ने 1 महीना पहले कर लिया है। तो जिस जिस सोर्स से वो अपनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे वो सोर्स हमने कंटेन कर लिया है। और उसके बाद क्या है, चीन में प्रोडक्शन कम होने लग गया, प्रोडक्शन कम होगा और भी एक्सपोर्ट पे वो रहेगा। कोविड-19 को मैं थैंक्स कहती हूँ कि उसने सारे विश्व की आंख चाइना की बोल तरफ खोल दी। तो लोग अब चाइना के प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहते। तो एक ये एंटी हो गया। कुछ लोग आर्ग्यूमेंटेटिव होकर के कहेंगे कि वो अपना पेट्रोलियम रशिया से ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज को समझिए, बिटवीन चाइना एंड इंडिया रशिया किसको चुनेगा? ब्रह्मोस वो चाइना के साथ नहीं बना रहा, भारत के साथ बना रहा है। सुखोई 51 वो भारत के साथ बना रहा है, AK-203 वो भारत के साथ बना रहा है। अपने जो उसके एयरप्लेन्स के जो इक्विपमेंट्स लगते हैं पार्ट्स वो भारतीय कंपनियों से डील कर रहा है। तो ऑलरेडी रशिया बाय एक्शन बता रहा है कि हम इंडिया को ओवर चाइना वरीयता देते हैं। अभी चूंकि उनकी रिफाइनरीज हिट हो गई हैं, रशिया जो है भारत से रिफाइंड क्रूड ले रहा है, जी जी पेट्रोलियम ले रहा है, क्रूड दे रहा है, पेट्रोलियम ले रहा है। सस्ते दामों पे ये हाँ, ये सारी चीजें वो चाइना के साथ कर सकता था पर नहीं कर रहा है। सो भारत ने एक ट्रायड बनाया यहाँ पे, रशिया इंडिया चाइना का। आपने ब्रिक्स जो चाइना रशिया में हुआ तो उसमें देखा होगा, जी उखड़े उखड़े थे उस पिक्चर में। हम्म लेकिन एससीओ समिट जो अभी हुआ इनके ग्वांगझो, पता नहीं, थोड़े से इनके नामों में मुझे कंफ्यूजन होता है, वहां पर जब हुआ तो कौन सा जी वॉज बिहाइंड मोदी एंड आपने वहां पे कार डिप्लोमेसी भी देखी हम्म, कि पुतिन ने जो है मोदी अपनी जी गाड़ी को में 40 मिनट्स अपनी गाड़ी में रखा। हम्म तो वो प्रायोरिटी बता रहा है कि बिटवीन चाइना एंड इंडिया रशिया किसको ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहा है। अब आप दूसरी तरफ देखिए, यूक्रेन भी कह रहा है इंडिया युद्ध मत करा सकता है, ईरान और अमेरिका दोनों कह रहे हैं भारत युद्ध बंद करा सकता है। तो कहीं भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, वो हर देश का नेता ये दावे से कह रहा है कि भारत के हाथ में है, ये युद्ध हो या रुके। जी तब आप अपनी पोजीशन वर्ल्ड लीडर के तौर पे देख सकते हैं। चाइना का जहां तक सवाल है, चाइना के वांगी, पहले चाइना कभी नहीं कहता था कि हमको और आपको मिल करके कुछ काम करना चाहिए। अब चाइना खुद भी आ, ये कह रहा है कि हमें भारत से मिलकर के चलना होगा। हम्म सो ये बॉटम लाइन है, बिकॉज चाइना इज नॉट अ वेरी फ्रेंडली नेशन। दैट्स ट्रू एंड वी जी। शुड नेवर ट्रस्ट देम। मंजू जी, अब बात करते हैं अमेरिका और मध्य पूर्व की। मध्य पूर्व में बदलते समीकरणों का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। भारत के लिए ये क्षेत्र केवल ऊर्जा सुरक्षा का विषय नहीं है, बल्कि व्यापार, निवेश, प्रवासी भारतीयों और रणनीतिक साझेदारी के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। आपके अनुसार भारत को अमेरिका के साथ अपने संबंधों और मध्य पूर्व में अपनी बढ़ती भूमिका के बीच किस प्रकार संतुलन बनाना चाहिए? क्या आने वाले समय में भारत इस क्षेत्र में केवल एक आर्थिक साझेदार रहेगा, या वो एक महत्वपूर्ण राजनीतिक भूमिका भी निभा सकता है? बहुत बड़ी भूमिका हम ऑलरेडी निभा रहे हैं। कैसे?
देखिए, हमने पहले आईमेक मैंने आपको बताया कि हम इसी एरिया से निकाल रहे थे। अब जब ये समय आ रहा है कि एल्टेरिया हम पहले गए थे जब हॉर्मूज का युद्ध हम्म, शुरू नहीं हुआ था। एल्टेरिया एक ऐसा इजिप्ट के नीचे एक देश है, रेड सी के किनारे पे। तो वहां पर जो है हमने ये एक पैरेलल लाइन बना ली है कि आपने हॉर्मूज बंद कर दी है, पर्शियन गल्फ हमारे लिए बंद हो गई है। अगर डिजबूती पे येमेनीज बहुत अच्छा कब्जा कर ले गए तो रेड सी भी बंद हो जाएगा, तो हम एल्टेरिया से अपना सामान ले जाएंगे। तो ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट भारत वहां बना रहा है। अच्छा, जब भारत बना रहा है तो इससे वर्ल्ड ट्रेड होगा, पर इस पे चूंकि हमने इसको इनिशिएट किया है तो कहीं ना कहीं हमारा एक थोड़ा सा वो कहते हैं ना, फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी होगी। तो हम इसमें ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करके एक सीरिया से जो है डायरेक्ट रूट निकाल करके और इस तरीके से हम ये पूरी प्रोसेस कर रहे हैं ताकि जो वर्ल्ड ट्रेड है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो ना रुके, तो जो गैस की कमी और ये सब एनर्जी, विश्व में हो रही है। फिर भारत ने दूसरी चीज क्या की कि वेनेजुएला ऑयल को अवेलेबल करा दिया, रशियन ऑयल को अवेलेबल करा दिया, गैस को अवेलेबल करा दिया। तो हाँ, मिडिल ईस्ट में कुछ ना होने से वर्ल्ड को एक प्रेशर आता है, बट स्टैग्नेंसी नहीं आती है। जी, दैट इज द मेन पार्ट। अब वहां पर जो चीजें रुक रही थी, इन्होंने क्या करना शुरू किया कि जिन शिप्स के ऊपर भारतीय क्रू होती थी उनको अटैक करना शुरू कर दिया। लेटेस्ट हमारा जो है कि हम वहां किसी भी क्रू में इंडियंस नहीं होंगे, विच एवर इज हॉर्मूज बाउंड आई सी, या पर्शियन गल्फ बाउंड। तो हम वहां पे नई चीजें लिख रहे हैं। बाकी कुछ चीजें डीप स्टेट की हैं जो डिटेल में हम किसी और वो करेंगे। हम्म, आप देखिए, जहां पर भी डीप स्टेट होता है ना, वो मैं कहती हूँ प्याज की एक परिभाषा देती हूँ। पहली परत आप छोड़िए, नई परत निकलती है, उसको आप हटाइए, फिर एक नई परत नहीं निकलती, निकलती है। तो आ, एक बार में इस चीज को नहीं कहा जा सकता, बट हाँ, जिस दिन भारत चाहेगा ये युद्ध जो आपका हॉर्मूज स्ट्रेट में चल रहा है वो बंद हो जाएगा। विश्वगुरु की भूमिका हमारे भारत की। अब मंजी जी, अब बात करते हैं दक्षिण एशिया की। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान लंबे समय से भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण विषय रहा है। आज पाकिस्तान आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। आपके अनुसार बदलते क्षेत्रीय समीकरणों में पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति को आप कैसे देखना चाहिए? और चीन पाकिस्तान संबंध और क्षेत्रीय स्थिरता के संदर्भ में हमारे भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए? दोनों दो शैतान बच्चे हाथ मिला के खेल रहे हैं, दोनों का हाथ छुड़ा के अलग कर दो। हमने बस इतना ही किया है। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी पूरा सपोर्ट था, सीपेक भैया आप तब भी पूरा नहीं कर पाए। अब तो हम्म, मोदी है, सवाल ही नहीं उठता। ओके, हाल फिलहाल पाकिस्तान की स्लिमिंग हो गई है। वजीरिस्तान और बलूचिस्तान मिला लीजिए तो उसका वेस्टर्न बॉर्डर बदल गया है। जी, बलूचिस्तान और वजीरिस्तान दोनों ने अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित घोषित कर कर दिया है और पीओजेके में ये आंदोलन चल रहा है। सिंध भी धीरे से हाथ निकल रहा है, तो बचा इनके पास क्या, केवल दिया। इतना सा पंजाब। पंजाब, इस ला उस पे ले आए हैं। दूसरी मजेदार चीज क्या है, इनके जितने भी आका थे, चाइना था, यूएस था, सऊदी था, यूएई था, अब कतर था, सब इनसे दूरी बना चुके हैं। पाकिस्तान इज आइसोलेटेड, कोई भी इनकी तरफ से बोलना देखना नहीं चाहता, सो इट इज डेल्ट। चाइना को हमने इकोनॉमिकली स्ट्रैंगुलेट किया है और डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को आइसोलेट किया है। दोनों ही देशों में एक विघटन चालू है। जी, ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं बहुत है और राजनीतिक विघटन है। अब इसका एग्जाम्पल आप सिर्फ इतने से ले लीजिए कि आसिम मुनीर की धर्म पत्नी अमेरिकन नागरिक, उन्होंने अमेरिकन नागरिकता ले ली है और उनके बच्चे भी वहीं पर हैं। ये आसिम मुनीर की आस्था है पाकिस्तान में, इन अ नेटशेल। जो अगर उन्हीं के लैंग्वेज में किया जाए, जो सदर है रियासत पाकिस्तान का, अगर वो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान पे भरोसा नहीं कर सकता तो फिर कोई दूसरा क्यों करे। जी,
तो पाकिस्तान में अभी बुरे दिन आए हैं। 2 टुकड़े उसके 3 टुकड़े हो चुके हैं, वज़ीरिस्तान निकल चुका है, बलूचिस्तान निकल चुका है, लेकिन अभी भी मैं कह रही हूँ पाकिस्तान के बुरे दिन अभी आएँगे, आए नहीं हैं। और चाइना के साथ भी यही हो रहा है। चाइना में भी चूँकि चाइना अपनी खबरों को कंटेन कर लेता, फिर भी आप देखिए वहाँ पर जो उनका ईस्ट वेस्ट डिवाइड है, वो सामने आ रहा है। पॉपुलेशंस की जो कितनी कम पॉपुलेशन है, दे लाइड अबाउट द नंबर्स, वो भी बाहर आ रहा है। उनकी इकोनॉमिक कंडीशन उनके ज़्यादातर नागरिकों की क्या है, वो भी बाहर आ रहा है। पहले चाइना से कोई खबर नहीं आती थी। उनकी अब कंस्ट्रक्शन उनके इंडस्ट्री लेबर बर्बादी के कगार पे है। वो तो पूरी हो गई, क्या रियल बात! एस्टेट तो पूरी बर्बाद हो गई। 18 उनकी ट्रिलियन शिपिंग डॉलर। इंडस्ट्री भी बहुत कुछ अच्छी नहीं बची। उनकी स्टील, वेनेजुएला के आपने है उसमें देखा अर्थक्वेक में, थाईलैंड के अर्थक्वेक में देखा, चाइनीज स्टील इज नॉट स्टील एट ऑल। अब ओह! उन्होंने क्या बनाया स्टील के नाम पे, ये वो जाने। बिल्डिंग्स बिल्कुल ताश के पत्तों की तरीके से गिर रही थी, जहां पे जो भी कंस्ट्रक्शन चाइना ने किया है, और खुद चाइना में भी यही हाल है कि वहां पर भी उन्हीं की स्टील लगी हुई है, तो बिल्डिंग आफ्टर बिल्डिंग इज कोलैप्सिंग। तो एक समय जो कहा जा रहा था ना कि रियल एस्टेट की ये बिल्डिंग गिरा दी गई है, मुझे लगता है वो गिर गई होगी खाली खड़े-खड़े, क्योंकि इनकी स्टील की क्वालिटी बहुत खराब है। वाओ! वहाँ पे लेबर लॉस जैसा कोई चीज़ नहीं है, एंड मिनिमम वेजेस जैसी भी कोई चीज़ नहीं है। तो चाइना में जो जनता का एक्सप्लॉइटेशन है, स्पेशली जो कोविड में इन्होंने, किसी को कोविड हुआ, इन्होंने घर को बाहर से लॉक किया एंड पूरे परिवार को मरने के लिए छोड़ दिया। तो आप ये सोचिए, ऐसे चाइना में विप्लव नहीं हुआ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चाइना इज ऑल्सो ऑन अ वर्ज ऑफ ब्रेकिंग, लेकिन हाँ, वो कहते हैं ना कि बहुत बड़ा देश है और बहुत स्ट्रांग देश रहा है, तो उसको टूटने में समय लगता है। बट पाकिस्तान के क्रैक्स आप ऑलरेडी देख रहे हैं। फिशर्स तो हमारा पड़ोस वहीं बदल जा रहा है जहां हम उसे ले जाना लेते हैं। चाहते हैं। मंजरी जी, किसी भी देश की वैश्विक शक्ति उसकी आंतरिक मजबूती से जुड़ी होती है। भारत की आंतरिक राजनीति, आर्थिक नीतियां, सामाजिक परिवर्तन और लोकतांत्रिक संस्थाएं किस प्रकार हमारे भारत की वैश्विक छवि और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को प्रभावित करती हैं? क्या भारत की घरेलू मजबूती है क्या भारत की घरेलू मजबूती ही उसकी वैश्विक शक्ति बनने की सबसे बड़ी नींव है? अभी आपने बंगाल का लेटेस्ट इलेक्शन देखा, आपने किसी भी देश में 92% 92% वोटिंग देखी है? ठीक है। तो ये अनप्रेसिडेंटेड। हमारी घरेलू मजबूती है। अभी एक आंदोलन आज ही खत्म हुआ है कुछ घंटे पहले, ठीक है। उसमें सारी विदेशी ताकतें लग गई, सारी विपक्षी पार्टियां लग गई, डीप स्टेट ये वो सारे एक जगह आ गए। उसके बावजूद भी वहां 5,000 लोग भी नहीं इकट्ठे हुए। अगर हम बात करें तो इट इज 0.000 इस तरीके से लगा करके आपको कहना पड़ेगा इतने परसेंट पॉपुलेशन है, मतलब डेसिमल के बाद आपको जीरो लगाने पड़ेंगे। सो दे हैव लॉस्ट देयर इफेक्टिवनेस। जी। जो इस समय आज शुरू हुआ है वो हमारा मॉनसून सेशन है पार्लियामेंट का, और इसमें जो बात आ रही है वो ये कि जो हमारे विपक्षी नेता हैं तमिलनाडु के, वो सब हमारे भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। उनके जो भी ये कह लीजिए कि जो भी बिल उनको पास बिल। कराने हैं, ठीक है, डिलिमिटेशन इन सब में। तो हम अगर अपनी सबसे अभी जितनी कम से कम संख्या हो सकती थी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की, उतनी कम है, लेकिन हम जो काम कराना चाहते थे वो हम काम कराने में सफल हो रहे हैं। जी। और विपक्ष के पास ना तो कोई नीति है, ना कोई नेता है, जी। ठीक है। तो हमारे यहाँ विरोध करने वाला भी हमारे देश में कोई नहीं है। जी। और छोटी-छोटी सुगबुगाहटें, तो वो तो होता रहता है। मैं उसको एक उपमा दे रही हूँ, हालाँकि कुछ लोग इसका बुरा मान सकते हैं। पर अगर आप कार लेकर के जाएँ भारत में कहीं पर, तो कभी-कभी कुछ कुत्ते थोड़ी दूर दौड़ते हैं भौंकते जी। हुए। You don't put a बहुत brake in your car, you just continue बहुत driving। यही विरोध है भारत में। जी। अब कुछ लोग वहां माइक लेके पहुंच जाते हैं, कैमरा लेके पहुंच जाते हैं, ये उनकी चॉइस है। बहुत अच्छे। मंजरी जी, अंत में आपसे एक व्यापक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब हम वर्ष 2047 में भारत की कल्पना करते हैं, तो आपके अनुसार भारत को एक मजबूत वैश्विक शक्ति बनने के लिए किन 3 प्रमुख क्षेत्रों में सबसे अधिक ध्यान देना होगा?
और हमारी आने वाली युवा पीढ़ी के लिए आपका क्या संदेश होगा, जो भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में देखना चाहती है? सबसे पहले हमें शिक्षा, जिसका अभी काफ़ी परिवर्तन हुआ, नई शिक्षा नीति लागू हुई है, क्योंकि यदि हमारा नागरिक अच्छे से शिक्षित होंगे, तो भारत सभी क्षेत्रों में अ, अच्छा-सा मतलब एक परफ़ॉर्मेंस दिखा सकेंगे हम। दूसरा मेडिकल, क्योंकि शिक्षा के रास्ते में ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है वो घर में कोई बीमार हो गया ये वो। सो सेकंड इज़ मेडिकल। हम अपने नागरिकों के अ, जो उनकी पर कैपिटा इनकम है और इस पे ध्यान दें, उनके स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा पे ध्यान दें, तो भारत की जनता इतनी ये कह लीजिए देशभक्त जनता है कि सक्षम है। बाकी सब वो सँभाल लेगी। जी, जी। उसके आगे करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे अंदर उद्यमिता है। जो दूसरों के आप देशों में देखेंगे, जो भारत में देखेंगे, हम सेल्फ मोटिवेटेड कंट्री हैं। जी, हमारे सपने होते हैं जिनको हम पूरा करने के लिए एफर्ट्स देते हैं, जो और देशों के युवाओं में आपको अभी तक नहीं दिखेगा और ये अभी हाल-फिलहाल अगेन 1 हफ्ते पहले, 3 दिन पहले अभी हमने विक्रम लॉन्च किया है, जो एक अंडर 25 25 साल से कम के बच्चों का एक स्टार्टअप है। स्पेस कैटेगरी में स्टार्टअप है एंड 2014 से पहले आप स्पेस में प्राइवेट पार्टनरशिप की बात भारत में सोच भी नहीं सकते थे। जी। जो डीआरडीओ के वैज्ञानिक थे, वही मिस्टीरियसली मारे जा रहे थे। तो हमें केवल अपने बच्चों को सही दिशा देने की ज़रूरत है और उन्हें थोड़े-से एक कुशन देने की ज़रूरत है। उनकी पढ़ाई अच्छे से चले, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और घर में इस सब के लिए मिनिमम इनकम रहे, थोड़ा कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर हो जाए। जी, उसके बाद भारत के पास वो क्षमता है, वो युवा है, वो मोटिवेशन है कि हम अपने सपने खुद पूरा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। मंजरी जी, आपका हृदय से बहुत-बहुत धन्यवाद। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमने केवल घटनाओं को नहीं देखा, बल्कि उनके पीछे छिपी रणनीति, बदलते वैश्विक समीकरणों और भारत की भूमिका को समझने का पूरा प्रयास किया। हमें विश्वास है कि इस चर्चा ने आपको भारत और विश्व की बदलती परिस्थितियों को एक नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर दिया होगा। मित्रों, यदि आप बियॉन्ड हेडलाइंस ग्लोबल का ये प्रयास सार्थक लगा हो आपको, तो वीडियो को लाइक करें, बियॉन्ड हेडलाइंस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चर्चा को उन लोगों तक अवश्य पहुंचाएं जो भारत, विश्व राजनीति, भू राजनीति और रणनीतिक विषयों को गहराई से समझना चाहते हैं। आपकी राय हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मंजरी जी, पुनः आपको धन्यवाद, नमस्कार और हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।